हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज मैं आया हूँ फिर से डिमोनिक स्वॉर्ड के एक नए एपिसोड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट और भी बहुत सारा खून खराबा है और रोमांटिक सीन्स भी। तो प्लीज़ 18 से ऊपर वाले बच्चे ही इस वीडियो को देखना, वरना अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर देखना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी हमें अच्छे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट्स में आप अपने ओपिनियन तो दे ही सकते हो। तो ठीक है, चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। चैप्टर 35, डाउट। अगली सुबह नकुल जब जागा तो उसने अपने शरीर में उस बढ़ी हुई ताकत को अच्छे तरीके से जांचा। उसकी रैंक बढ़ने के दौरान उसके शरीर से जो गंदगी निकली थी उसे साफ करने के लिए वो सोने से पहले नहा चुका था। और अब जागने के बाद वो सबसे पहले अपने शरीर को अच्छे तरीके से देखना चाहता था। अपने शरीर में हुए किसी भी बदलाव को बहुत ही ध्यान से महसूस करना चाहता था। जल्दी से जल्दी और सबसे पहले नजर आने वाली चीज ये थी कि उसकी मांसपेशियों का आकार बढ़ चुका था। वे अधिक सुगठित दिखाई देने लगी थी, यानी डिफाइन, जैसे मतलब जिम बॉयज वगैरह होते तो उनके हर एक कट्स वगैरह डिफाइन होते वैसे। उन पर अब 1 इंच की भी चर्बी नहीं थी, जिससे नकुल की आकृति अब भी छोटी होने के बावजूद शरारी और मजबूत दिखाई देने लग रही थी, यानी एक योद्धा टाइप्स। लेकिन इसके बाद में भी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो उसके शरीर के अंदर ही हुए थे। उसकी पीठ पर मौजूद एक्यू पॉइंट्स ब्रीदिंग को पिछले चक्र की तुलना में कम से कम 2 गुना अधिक गति से सूखते जा रहे थे। उसके शरीर में मौजूद ब्रीदिंग की मात्रा पहले ही तिगुनी हो चुकी थी और उसकी गुणवत्ता भी उच्च लग रही थी। तो इसका मतलब है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार मुझे ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा क्वांटिटी मिली है ब्रीदिंग की। इस क्वांटिटी के साथ मैं ब्रीदिंग खत्म होने से पहले कम से कम 6 बार पूरी शक्ति वाले हमले कर सकता हूँ। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि मैंने इसमें अपनी ब्रीदिंग रिकवरी की रेट तो डाली ही नहीं। ये तो सिर्फ मेरी एक बार की ब्रीदिंग की सारी पावर्स है। जैसे जैसे मैं ब्रीदिंग की पावर यूज़ करूँगा वैसे वैसे मेरे इक्विपमेंट्स फिर से ब्रीदिंग सोख लेंगे और इसी वजह से मैं फिर से वो वार कर सकता हूँ। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जब मेरे 6 के 6 हमले ख़त्म हो जाएंगे तब मेरे पास फिर भी एक हमले की ऊर्जा बाकी रहेगी। और मेरे पास तो ये ताकत अभी से ही है, जबकि मेरा अभी तो चौथा चक्र भी पूरा नहीं हुआ है। नकुल इस नई ताकत के साथ अपने मास्टर के साथ अभ्यास करने के लिए बहुत ही उत्सुक था। इसीलिए उसने जल्दी से जल्दी एक सफ़ेद चोला पहना और अपने कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। अरे हाँ, वो पहले तो टॉर्चर रूम साफ करना पड़ेगा, उसमें गंदगी पड़ी है। मास्टर ने भी ये काम मुझे ही दिया है। और अपनी बातों में उदासी महसूस करके नकुल खुद ही उस टॉर्चर रूम के अंदर चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और टन की आवाज़। देखते देखते मेटल से मेटल टकराने की आवाज़ें लगातार वहां पर गूंजती जा रही थी। रक्षक बिल्डिंग के एक कमरे में तलवारों के टकराने की आवाज़ गूंजती जा रही थी। नकुल अपने शरीर की आदत डालते हुए दृढ़ संकल्प के साथ विलियम से लड़ाई कर रहा था। और काफी समय बाद विलियम ने लकड़ी की छड़ी को छोड़ा था। अब इस समय विलियम नकुल के हमलों को रोकने के लिए असली तलवार का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके बाद में भी नकुल कभी भी अपने मास्टर की रक्षा को पार ही नहीं कर पाया। विलियम उसके हर हमले को बड़ी आसानी से रोक लेते और इसके बाद में वो हर हमले पर टिप्पणी भी देते थे, जैसा कि एक अच्छे टीचर का काम होता है। जहां विलियम नकुल की गलतियां पकड़ते जाते थे, वहीं नकुल के चेहरे पर अभी किसी भी टाइप की खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। वो खुशी जिससे उसे लग रहा था कि उसका शरीर बहुत ही बेहतर हो चुका है। अभी उसके चेहरे पर सिर्फ फोकस और कंसंट्रेशन था। ट्रेनिंग में जाने से पहले वो अपनी माँ से मिला था और उनकी बाईं आंख के नीचे एक बड़ा नीला निशान देखकर उसे अब बहुत ही गुस्सा आने लगा था। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही दुखी भी था। नकुल के दिमाग में अब बहुत से उल्टे सीधे थॉट्स आने लगे थे और इसी वजह से उसे ये डर था कि कोई दुर्घटना होने से पहले पहले ही वो अपने अंदर अच्छे तरीके से सुधार ले आए। जहां नकुल ये सब सोचता जा रहा था, वहीं उसके मन की स्थिति देखकर विलियम ने भी उसका सम्मान किया। विलियम अच्छे से जानते थे
कि उसके और उसकी माँ के साथ क्या होता है, और इसी वजह से वो भी नकुल का सम्मान करते हैं और अपने ट्रेनिंग की सीरियसनेस को और बढ़ा देते हैं। जब नकुल भारी सांसें लेता जा रहा था और पसीने से तरबतर था, तभी उसके मास्टर अभ्यास रोकने और उससे बात करने के लिए फर्श पर बैठ जाते हैं। और देखते ही देखते नकुल भी उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उनसे उन सवालों को पूछने लगता है जिनको वो इतने दिन से एकत्र कर रहा था। तो रैंक 2 का शरीर कैसा है बच्चे? और इसी सवाल के साथ विलियम ने बातचीत स्टार्ट कर दी। ये सचमुच बहुत ही अद्भुत है गुरुजी। मेरी ताकत और गति इस तरीके से बढ़ चुकी है कि मतलब किसी को कहा भी नहीं जा सकता, ना ही इसे कुछ समझाया जा सकता है। मेरा मानना ये है कि अब मैं रैंक 3 के जादुई जानवरों की सीमा को पूरी तरीके से पार कर चुका हूँ। विलियम ने सर हिलाया। वो जानता था कि रैंक में हर उन्नति के साथ ताकत में अचानक वृद्धि होती है। जितनी ज़्यादा पावरफुल पिछली रैंक थी, उससे भी ज़्यादा पावरफुल इस अगली रैंक का और पिछली रैंक का पावर गैप होता है। और देखते ही देखते सामने बैठा नकुल अपना पहला सवाल पूछता है, मास्टर क्या सभी साधक बेवकूफ़ होते हैं? जबकि विलियम के चेहरे पर अभी असमंजस का सीन था। हैं? तुम्हें किसने कहा वो बेवकूफ़ होते हैं? पर चलो ठीक है, तुम अपना मतलब बताओ, क्या पता तुम्हारा कुछ और मतलब हो। विलियम नकुल के इस सवाल से बहुत ही हैरान थे और इसी वजह से वो इसका मतलब पूछे बिना नहीं रह पाए। खैर, ऑर्सन के खिलाफ जब मैंने मिशन किया था तो मैंने महसूस किया कि साधकों के पर्सनालिटी में ना कुछ अजीब सी फीचर्स होते हैं। विलियम पहले भ्रमित थे, लेकिन अपने शिष्य की जटिल भाव देखकर उन्हें कुछ समझ आता है और वो चिढ़ जाते हैं। साले बच्चे, 8 साल की उम्र में तकनीक के लिए गार्ड्स को ठगा, वो बच्चा जिसने 4 साल तक ट्रेनिंग की और अब लड़ाई के अलावा वो कुछ नहीं कर पाता। वो बच्चा पूरे दिन साधना के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा, और तुम कह रहे हो कि साधक अजीब होते हैं। साले छोटे शैतान, तुझे बोलूं क्या मैं अब? पहले तो तू मुझे ये बता कि तू किस ग्रह का प्राणी है। नकुल इन शब्दों को सुनकर थोड़ा सा चकित था, लेकिन जवाब के रूप में उसने केवल हल्की सी मुस्कान दी। ही। विलियम ने सर हिलाया और अपनी बात जारी रखी। ये साधना की प्रक्रिया नहीं है जो इन विचित्रताओं का कारण बनती है, बल्कि एक व्यक्ति को शक्ति की खोज जारी रखने के लिए उन गुणों की आवश्यकता होती है। केवल एक मजबूत व्यक्ति इस लंबी राह पर आगे आने वाली हर कठिनाई से विचलित हुए बिना आगे बढ़ सकता है। नकुल को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था। शरीर को पोषण देने वाली विधियों के लिए निरंतर ध्यान और महान धैर्य की आवश्यकता होती है, और वो निरंतर अभ्यास के लिए सबसे सीधी तकनीकें होती है। अधिकांश लोग ऐसी विधियों से ऊब जाते हैं या थक जाते हैं, और कोई आश्चर्य नहीं है कि वे उच्च शक्तियों का पीछा नहीं कर पाते। कौन सा आदमी हर दिन एक ही मार्शल आर्ट में तब तक अभ्यास करने की कोशिश करेगा जब तक कि उसका शरीर ना थक जाए, और कौन एक रून को देखने में घंटों बिता सकता है जो दर्द और थकावट का कारण बन जाएगी। सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग, और उनमें भी आमतौर पर कुछ ऐसी विचित्रताओं वाले लोग जिन्हें थोड़ा पागल या फिर सनकी भी कहा जा सकता है, ये सब के सब लोग साधना के पथ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। जैसे शक्ति की खोज में नकुल की जिद, या फिर सैंडी का बेपरवाह रवैया और हर समय मजाक करना। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ मास्टर। हालांकि एक और चीज़ है, नकुल रॉयल सिटी की एकेडमी के बारे में पूछने ही वाला था, लेकिन तभी उसके मन में कुछ अजीब सा शक पैदा हो जाता है, और इसी वजह से उसने अपने प्रश्न के आखिरी पैराग्राफ को छोड़ दिया और सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। क्या क्या मैं इस देश के साधकों के बारे में जानकारी देख सकता हूँ? आप जानते हैं, इस विषय के बारे में मुझे काफ़ी कम ज्ञान है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसे कहाँ ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही छिपी हुई चीज़ है आचार्य। विलियम चकित थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी और ब्राइट मुस्कान के साथ अपना सर हिलाया। तुम आखिरकार इस देश के इतिहास के बारे में जानना चाहते हो? डोंट वरी मेरे शिष्य, मैं तुम्हारी अगली मुलाकात में आंतरिक घेरे से एक किताब ले आऊँगा। मुझे तो लगा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मुझसे ट्रेनिंग के सवालों के अलावा और कुछ पूछोगे ही नहीं। और अभी नकुल चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहता था।
उसे नहीं पता था कि वो अपने टीचर को अपनी ट्रेनिंग के लिए इतना परेशान कर देता होगा, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट से पढ़ाई सीखने की वजह से परेशान हो। लेकिन इसी के साथ नकुल उस कमरे से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो थोड़ा सहज महसूस कर पाता है। मैंने लगभग एक गलती कर ही दी थी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मास्टर मेरी परवाह करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो समझ जाएंगे कि मैं परिवार छोड़ना चाहता हूँ? क्या वो मेरी मदद करेंगे या फिर वो मुझे दंडित कर देंगे? बस सुरक्षित रहने के लिए बेहतर है कि जब तक मेरी फोर्जिंग ऑफ 7 हेल्स पूरी ना हो जाए तब तक मैं उनके साथ कुछ भी साझा ना करूं। मैं अपने मन की कोई भी बात उन्हें नहीं बता पाऊंगा। इसके अलावा मुझे वैसे भी रॉयल सिटी पहुंचने का रास्ता पता ही नहीं है। नकुल के मन में अभी गहराई से यही सब बातें चल रही थी और नकुल अपने कमरे में चला जाता है। उसे विलियम से बातें छिपाना सच में पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उसकी इतनी मदद की थी। फिर भी उसका भविष्य सबसे पहले था। वो अपने जीवन में एक साधारण गार्ड होना स्वीकार बिल्कुल नहीं कर सकता था। वो बिना किसी बाधा के आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहता था, और ऐसा करने के लिए उसे बहुत सी शक्ति की आवश्यकता थी जो हवेली में रहकर नहीं पाई जा सकती थी। ऐसा लगता है कि जो मुझसे प्यार करते हैं उन्हें निराश करना मेरी प्रकृति सी है। मुझे दुख है मास्टर, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं है कि मैं अपनी स्थिति को अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लूं। मुझे आशा है कि आप समझेंगे। आदत के वश में होकर उसने अपनी तलवारें उठाई और अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया। अभ्यास खत्म होने के बाद उसके शरीर में ब्रीदिंग का 1/4 हिस्सा फिर से भर गया था। चैप्टर 36 डाकू। नकुल की लाइफस्टाइल की बस एक ही समस्या थी। वो लगातार प्रशिक्षण और लड़ाई करता रहता था, लेकिन वो लगातार एक पहलू को दबाता जा रहा था। मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रून लगभग पूरा ही होने वाला है, लेकिन मैं ये बात मास्टर को कैसे बताऊं? अपनी मेंटल एनर्जी के लिए प्रशिक्षण शुरू किए हुए उसे लगभग 2.5 साल हुआ था, लेकिन उसके पुनर्जन्म की वजह से उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिला था, जिसकी वजह से वो लगभग रैंक 1 का जादूगर तो वैसे ही बन चुका था। खैर, अब जो भी होगा वो इस मिशन के बाद में ही सोचा जाएगा। कम से कम 5 उपचार में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज से लगभग 1 महीने पहले उसने अपना चौथा चक्र पूरा कर लिया था और अब वो 5वें चक्र के अंदर था। और ये तो जाहिर ही है कि किसी भी रैंक के बाद वाला चक्र बहुत ही आसान होता था, यानी जैसे ही रैंक पार होती थी उसके बाद वाला चक्र ठीक बाद वाला वो बहुत ही सिंपल हो जाता था। जबकि अंतिम चक्र जो अभ्यासी को उपचार के दौरान रैंकों को तोड़ने के लिए मजबूत करता था, वो सबसे कठिन माना जाता था, जैसा कि वो रैंक 2 पर ब्रेक थ्रू करवाने वाला लेवल 3 का चक्र। ऐसे चक्रों को पोषण के लिए लंबा समय चाहिए होता है। मुझे 13 साल का होने के कुछ महीनों बाद रैंक 3 का शरीर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आखिरी उपचार चौथा उपचार जैसा ही होगा। उपचार के दौरान हुई अप्रत्याशित घटना के बाद से नकुल 7 हेल्स पद्धति के विभिन्न चक्रों पर अधिक विचार करने लगा था, ताकि जब कोई अन्य अप्रत्याशित स्थिति आ जाए तो वो पूरे तरीके से तैयार रह पाए, क्योंकि इस विधि में एक गलत कदम और नकुल अपाहिज या फिर जान के जोखिम तक पहुंच सकता था। इन महीनों के दौरान उसने अपने मास्टर द्वारा दी जा रही कई पुस्तकों की मदद से इस देश के बारे में अपना ज्ञान भी बढ़ा लिया था। रॉयल सिटी का नाम उस राजवंश से लिया गया है जो इसे चलाता है, और 2000 साल पहले इसे एल्बस कहा जाता था, और तब से लेकर आज तक इसे एल्बस ही कहा जाता है। कोई भी अमीर परिवार जो रॉयल सिटी पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है वो एक राजवंश बन जाता है। 2000 साल पहले एल्बस परिवार ने पिछले शाही परिवार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और जीत हासिल की, और तभी से उन्होंने अपने खिलाफ तो कोई विद्रोह होने ही नहीं दिया। हारना तो दूर की बात थी। एल्बस परिवार के इतने लंबे समय तक राज करने की वजहों में से एक वजह यह भी थी कि उन्होंने ही अकेडमी का निर्माण करवाया था। अकेडमी अमीर परिवारों के वंशजों और युवा प्रतिभाओं के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण स्थान है। इसे एल्बस परिवार ने युवा पीढ़ी के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को शाही परिवार के करीब लाने के साधन के रूप में बनाया है, क्योंकि अकेडमी से स्नातक होने के बाद आप रॉयल सिटी में
किसी एक प्रतिष्ठित पद पर काम कर सकते हैं, और ये एक चतुर चाल है जो अमीर परिवारों की शक्ति को कम करते हुए शाही शक्ति को बढ़ाती है। इसीलिए उन्होंने इसमें इतना निवेश किया है। अपने छात्रों को कई तकनीकें और मंत्र प्रदान करते हैं। समस्या ये है कि मैं वहाँ केवल एक प्रतियोगिता के माध्यम से प्रवेश कर सकता हूँ। अकादमी साल में 2 बार नामांकन करती थी, और केवल 2 तरीकों से, पैसा और ताकत। या तो लोग इसमें अत्यधिक कीमती सामग्री या फिर सोने का भुगतान कर सकते थे, या फिर अन्य दावेदारों के साथ प्रतिस्पर्धा करके इसे एक दाव की तरह जीत सकते थे। और ये बताने की तो ज़रूरत भी नहीं है कि नकुल के पास इन दोनों तरीकों में से सिर्फ दूसरा तरीका ही अवेलेबल था। मैंने समय आने पर भागने के लिए 1-2 रास्ते भी तैयार कर लिए हैं। मैं सिर्फ यही आशा कर सकता हूँ कि यह नामांकन प्रतियोगिताओं में से किसी एक समय के करीब हो। अकेडमी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद नकुल को उन स्थानों की ओर भागने का रास्ता बनाने के लिए उत्तरादेश के मानचित्रों का निरीक्षण करना था, जहां पर अब सिलेक्शंस होने वाले थे। और इसी वजह से वो प्रार्थना कर रहा था कि सिलेक्शंस तभी हो जाए जब प्रतियोगिता खत्म हो। नकुल अपनी हालिया खोजों के बारे में विचार करते करते अब तक एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच से रफ्तार से गुजरता जा रहा था। उसका मिशन डाकुओं के एक समूह को ढूंढना था जिसने व्यापारी काफिले पर हमला कर दिया था, जो जादुई जानवरों के शरीर के अंगों का परिवहन करते थे। उसे डाकुओं को मारना था और सामान वापस लौटाना था। उसके मास्टर ने उसे आश्वासन दिया था कि वो अत्यंत शक्तिशाली साधक तो नहीं है, और अगर नकुल चाहे तो उसने जो चीज़ें सेव की है उनमें से कोई एक चीज़ वो इनाम के रूप में खुद भी ले सकता है। और फिर से नकुल मन ही मन कहता है, रिपोर्ट में तो ऐसा लिखा था ये झुंड अपने आप को ग्रे शैडोज कहता है, और इसमें टोटल 7 सदस्य है। पिछले साल में उन्होंने एवरग्रीन जंगल के पास अपना क्षेत्र बना लिया है, और शायद इसी क्षेत्र में उन्होंने कोई काम कर लिया है, इसीलिए उनका आधार यहाँ पर ही होगा। लेकिन कुछ जांचों के बाद में भी वो मुझे अभी तक मिल नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सैंडी और मार्क कहीं और ही व्यस्त है, और इसीलिए शायद मास्टर ने इस मिशन के लिए मुझे चुना। अपने पावरफुल मेंटल एनर्जी के साथ नकुल इस मिशन के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवारों में से एक था, क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण को बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकता था। जंगल के अंदर ये उसका दूसरा दिन था, लेकिन उसे अब भी डाकुओं के निशान नहीं मिले थे। एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्षेत्रफल बलवान परिवार के शासन वाले क्षेत्र से बहुत अधिक था, और ये खतरनाक जादुई जानवरों से भी भरा था। फिर भी इस घेरे के आसपास का क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित था, क्योंकि शौस्ती परिवार समय समय पर इन रास्तों को यानी व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए सैनिक भेज दिया करता था, जो यहाँ पर मौजूद खतरों का सफाया कर देते थे। मास्टर ने कहा था कि अगर 1 महीने की खोज के बाद में भी मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं बस हार मान लूँ और हवेली वापस चला जाऊँ। तो आखिरकार मेरा मिशन एकाकी शुरू हो ही गया। मिशन एकाकी मतलब अकेला होना, अकेला है वो। नकुल दिन के दौरान ग्रे शैडोज के निशानों की तलाश में रहता, और रात में वो कैसे रून का अभ्यास करता रहता। उसे इस प्रकार के मिशन बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि इससे उसे जंगल में जीवित रहने का तरीका सीखने का मौका मिल जाता था। और इसीलिए नकुल ने इसे अपने भागने से पहले की एक ट्रेनिंग की तरह यूज़ में लेने का प्लान बनाया था। लगभग 1 हफ्ते की खोज के बाद में भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। नकुल अपने मिशन में फेल नहीं होना चाहता था, या फिर सही ढंग से कहें तो नकुल हार कर डाकुओं के खजाने में से एक कीमती चीज़ चूज करने का चांस गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि फ्री का माल कौन ही छोड़ना चाहेगा, और यह सब तो फ्री लॉटरी की तरह था। उनके खजानों में क्या क्या होता वो तो नकुल सोच भी नहीं सकता था। एक पेड़ पर बैठा नकुल लगातार गहराई से ये सोचता जा रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ ध्यान आता है। क्या होगा अगर मैं किसी काफिले का पीछा करूँ तो? और ये विचार 2 बार ट्राई करने वाला तो ज़रूर था, और इसीलिए नकुल मॉसग्रोव शहर की दिशा के जंगल के घेरे की ओर बढ़ जाता है। वहाँ 3 दिनों तक इंतज़ार करता है और उन काफिलों को जाने देता है जो बहुत ही छोटे से थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें कुछ महत्वपूर्ण तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आखिरकार उसे तीसरे दिन एक ऐसा अच्छा लक्ष्य मिल गया। ये 2 अलग अलग गाड़ियों से बना एक काफिला था। इसके किनारे पर एक बड़ा लाल प्रतीक अंकित था।
इस काफिले में जो शेर बना था उसकी पीठ पर दो पंख लगे थे। नकुल ने सोचा, शायद ये शास्त्री परिवार में किसी मिडिल रैंक के अमीर परिवार में से किसी एक का काफिला है। गाड़ियों में से एक गाड़ी के आसपास बहुत से सैनिक मंडराते जा रहे थे और आपस में कोचवान की भूमिका बदल रहे थे। वहीं दूसरी गाड़ी पर एक मोटा गंजा आदमी जिसकी दाढ़ी नहीं थी और एक लड़की जो कि बहुत ही जवान सी लग रही थी, दोनों उस बग्गी के आगे बैठे थे। देखने से तो यह लगता है कि ग्रे शेडोज के लिए ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट होंगे। ये सैनिक इतने भी शक्तिशाली नहीं है और ना ही दिखते हैं, लेकिन अगर किसी अमीर और कुलीन परिवार ने इनको व्यापारी की रक्षा करने के लिए भेजा है, इसका मतलब इस व्यापारी सौदे में बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा होगा और बहुत ही कीमती चीज़ें भी होगी। और इसका मतलब बात सीधी है कि इसमें कोई कीमती सामान है। जैसे मेंटल एनर्जी का यूज़ परिवेश को स्कैन करने के लिए किया जा सकता था, उसी तरह इसका यूज़ किसी की शक्तियों को मापने या उनका मूल्यांकन करने के लिए भी किया जा सकता था। लेकिन रैंक 1 के मेज बनने से पहले ये मूल्यांकन सटीक तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन नकुल के बारे में बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि उन सैनिकों का मूल्यांकन करने के लिए नकुल का स्तर उन सैनिकों से बहुत ही ऊपर था। ठीक है, तो अब तो ये पक्का हो चुका है, मैं उनका पीछा ज़रूर करूँगा।